हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सारी बड़ी खबरें आपको बताने वाले हैं, जहां सबसे पहले बताएंगे बंगाल में आतंकियों की बहुत बड़ी साजिश नाकाम। भारत बांग्लादेश सीमा पर डिटेक्ट हुआ था संदिग्ध विदेशी रेडियो सिग्नल। आखिर क्या है इसके मायने? इस रिकॉर्डिंग को केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास भेज दिया गया है। दोस्तों, वाकई में इस खबर ने तहलका मचा दिया। पूरी जानकारी आपको विस्तार से बताएंगे। इसी बीच आपको बताएंगे चीन निपट गया, अब पाकिस्तान की बारी। एलओसी पर फ्लैग मीटिंग में आज भारत ने बहुत अच्छे से समझाया। बताएंगे क्या है खबर। साथ ही साथ बिलावल भुट्टो ने क्यों कर दी पाकिस्तान में सैन्य तख्ता पलट की बात बताएंगे। डोनाल्ड ट्रंप से संबंधित सबसे बड़ी खबर, बयान से पाकिस्तान में मच गया हल्ला। एक से एक बड़ी खबर आपको विस्तार से बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर समर्थन करते हैं और मानते हैं कि भारत को आंख दिखाने वालों के अब आंख नोच लिए जाएंगे। तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां बंगाल में आतंकवादियों की बहुत बड़ी साजिश हुई नाकाम। भारत बांग्लादेश सीमा पर डिटेक्ट हुआ था संदिग्ध विदेशी रेडियो सिग्नल। जी हां, राष्ट्रीय सुरक्षा बलों ने पश्चिम बंगाल में अति राष्ट्रवादी ताकतों, बोले तो अल्ट्रा नेशनलिस्ट फोर्सेस द्वारा एक बड़े आतंकी साजिश के प्रयास को विफल कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय की आंतरिक सोर्स की ओर से यह जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि अति राष्ट्रवादी ताकतों की ओर से बंगाल में बड़ी गड़बड़ी फैलाने की आशंका थी, जिसे विफल किया गया है। दोस्तों, जैसे ही सिग्नल पकड़ में आया, उसकी रिकॉर्डिंग को केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास भेज दिया गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को कोलकाता आते ही गृह मंत्रालय के सदस्य हैम रेडियो स्टेशन गए थे। इस यात्रा से पहले संभावित आतंकवादी हमले की साजिश का खुलासा गृह मंत्रालय के एक निश्चित स्रोत के माध्यम से किया गया। कहा यह जा रहा है कि अगर सुरक्षा बल सतर्क नहीं होते तो पश्चिम बंगाल में हमला हो सकता था। देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल शनिवार को 2 दिनों के लिए कोलकाता के दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने राज्य की राजधानी कोलकाता में खुफिया अधिकारियों के साथ 2 दिवसीय बैठक भी की थी। माना यह जा रहा है कि इस बैठक में पाकिस्तानी जासूसी एजेंसी आईएसआई की पड़ोसी बांग्लादेश में बढ़ती गतिविधियों और पश्चिम बंगाल में भगोड़े माओवादी नेताओं की उपस्थिति की संभावना जैसे कई मुद्दों पर चर्चा हुई। दोस्तों, वहीं आपको बता दें बड़ी खबर, जहां पर चीन निपट गया, अब पाकिस्तान की है बारी। एलओसी पर फ्लैग मीटिंग में आज भारत ने दिया बड़े ही अच्छे से जवाब। दोस्तों, एलओसी सीमा पर चीन भी बहुत उड़ रहा था। भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। गलवान घाटी में ऐसा सबक सिखाया कि उसके होश उड़ गए। उसके बाद वो बैकफुट पर आ गया। भारत से बातचीत की। बातचीत में भारत ने उसे पीछे हटने पर मजबूर किया। अब भारत और चीन के रिश्ते सीमा पर पहले से बेहतर चल रहे हैं, मगर अब बारी है पाकिस्तान की। पाकिस्तान को समझाने की। पाकिस्तान की सीमा से लगातार दहशतगर्दी जारी है। आज उसे भारत ने अच्छे से समझाया है। दरअसल जम्मू कश्मीर में एलओसी यानी नियंत्रण रेखा पर तनाव के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच पुंछ सेक्टर में आज फ्लैग मीटिंग हुई। पिछले 4 सालों में दोनों देशों के बीच इस तरह की पहली मीटिंग है। आखिरी बार 2021 में फ्लैग मीटिंग हुई थी जम्मू और कश्मीर में। पिछले कई हफ्तों से एलओसी पर तनाव बना हुआ है। रिपोर्ट्स की माने तो एलओसी यानी नियंत्रण रेखा पर हाल ही में कई बार हुई गोलीबारी और आईईडी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच शुक्रवार को फ्लैग मीटिंग हुई। हालांकि मीटिंग में कौन कौन शामिल थे, क्या क्या एजेंडा था, इसके ब्यौरे का इंतजार है, मगर इतना तय है कि भारत ने आतंकी हमलों पर पाकिस्तान को आज अच्छे से सुनाया। भारत और पाकिस्तान के बीच ये फ्लैग मीटिंग आज यानी शुक्रवार को एलओसी के पास हुई। सूत्रों की माने तो ये बैठक सीमाओं पर आतंकी गतिविधियों में तेजी की पृष्ठभूमि में हो रही है। जम्मू क्षेत्र के अखनूर सेक्टर में 11 फरवरी को संदिग्ध आतंकवादियों की ओर से किए गए एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस हमले में एक कप्तान सहित सेना के 2 जवान शहीद हो गए थे। हालांकि देखने वाली बात होगी कि आखिर बातचीत में क्या निकल कर आता है। इतना तो तय है कि भारत एक बार फिर पाकिस्तान को आतंकवाद पर सुनाएगा। चीन से तनाव कम होने के बाद अब पाकिस्तान की बारी है। तो वहीं आपको बता दें, जो बाइडेन की सरकार के कार्यकाल खत्म होने के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आते ही पाकिस्तान में तहलका मच चुका है। दोस्तों, अब बिलावल भुट्टो ने कर दी पाकिस्तान में सैन्य तख्ता पलट की बात। बयान से मच गया बवाल। जी हां, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऑक्सफोर्ड यूनियन में वार्षिक बेनजीर भुट्टो मेमोरियल के कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तान के लोकतांत्रिक भविष्य और मानवाधिकारों की रक्षा पर जोर दिया। उन्होंने पाकिस्तान को सैन्य तख्ता पलट से मुक्त रखने की अपील करते हुए कहा है कि देश एक और अन्य सैन्य तख्ता पलट का हकदार नहीं है। बिलावल भुट्टो ने अपनी स्वर्गीय मां और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो को याद करते हुए कहा कि उन्होंने जीवन भर लोकतंत्र और समानता के लिए संघर्ष किया। बेनजीर ने 1977 में ऑक्सफोर्ड यूनियन की पहले महिला एशियाई अध्यक्ष बनकर इतिहास रचा था। उन्होंने लोकतंत्र को सबसे अच्छा बदला माना। बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान के लोकतांत्रिक शासन, स्वतंत्र न्यायपालिका और स्वतंत्र पत्रकारिता की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लोग बेहतर भविष्य की मांग कर रहे हैं और ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि उनकी मांगों का सम्मान हो। बिलावल भुट्टो जरदारी का ऑक्सफोर्ड यूनियन में संबोधन पाकिस्तान के लोकतांत्रिक भविष्य और मानवाधिकारों
की सुरक्षा के महत्व पर केंद्रित था। उन्होंने पश्चिमी दोहरे मानकों और परमाणु कार्यक्रम के विषय पर भी अपनी राय रखी। उनका ये भाषण बेनजीर भुट्टो की विरासत को याद करने और लोकतंत्र की दिशा में देश को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दोस्तों, ऐसे में पाकिस्तान में एक बार फिर से तख्ता पलट की जो बात कही गई है, ये वाकई में दर्शाता है कि डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट आने से शहबाज की सरकार खतरे में पड़ चुकी है। कहीं ना कहीं इमरान खान को भी ये आस है कि अमेरिका पाकिस्तान में तख्ता पलट करवाएगा। कहीं ना कहीं फिर से इमरान खान की सरकार बन सकती है, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान में प्रभावित है और डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से पाकिस्तान में उसी का सपोर्ट करते आए हैं जिन्होंने ट्रंप के साथ रिश्ते बेहतरीन बनाए हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट में कोई रुचि दिखाते नजर नहीं आ रहे हैं। और अब बिलावल भुट्टो का ये बयान दर्शाता है कि खेला शुरू हो चुका है अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान में। वहीं बता दें तो वहीं दूसरी ओर यूक्रेन में भी बड़ा खेला किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, वोलोदिमीर जेलेंस्की डोनाल्ड ट्रंप के सारे एक्शनों से चिढ़े हुए हैं और वो अमेरिका पर अनाप शनाप बयान दे रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल भी भाता नजर नहीं आ रहा। इससे पहले वोलोदिमीर जेलेंस्की कुछ और कहें या फिर और कोई फैसले लें, उससे पहले क्यों ना वोलोदिमीर जेलेंस्की की ही सरकार गिरवा दी जाए। जी हां, ट्रंप की टेढ़ी नजर जेलेंस्की पर अब नजर आ रही है। दोस्तों, अगर हटाए गए तो कौन संभालेगा उनका सत्ता, बता दें। जैसा कि आपको पता है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा चुनावी वादा यह था कि वो जैसे ही सत्ता में आएंगे रशिया और यूक्रेन युद्ध को तुरंत प्रभाव से रुकवा देंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि युद्ध रुकवाने से ज्यादा ट्रंप की मंशा यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को पद से हटाने की है। जी हां, उनको पता है कि जब तक वोलोदिमीर जेलेंस्की को पद से नहीं हटाएंगे और कोई नया राष्ट्रपति जब तक नहीं आएगा तब तक रशिया यूक्रेन का युद्ध समाप्त नहीं होगा, क्योंकि रशिया पर तो अमेरिका का कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो ट्रंप को पता है कि सिर्फ वो यूक्रेन को ही नाच नचा सकते हैं, तो क्यों ना यूक्रेन के पहले राष्ट्रपति को हटाया जाए और जब कोई नया राष्ट्रपति बनकर आएगा तो उसी के फ्रेश मूड के साथ यूक्रेन और रशिया के बीच में सुलह करवा दी जाएगी। क्योंकि पूरे युद्ध में वोलोदिमीर जेलेंस्की ने सत्ता संभाल लिया तो उनके अंदर एक गरज है, उनके अंदर एक अहम आ चुका है कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं नहीं झुकूंगा। और यही सबसे बड़ी वजह है कि पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति को हटाने की साजिश रच रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। दोस्तों, वो बीते कुछ दिनों से जेलेंस्की पर जमकर निशाना साध रहे हैं। ट्रंप ने हाल ही में जेलेंस्की को तानाशाह बताते हुए कहा था कि यूक्रेन में जेलेंस्की की अप्रूवल रेटिंग तेजी से कम हुई है, उन्हें अब पद पर रहने का कोई हक नहीं है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि जेलेंस्की को पद से हटाकर किसी नए चेहरे को सत्ता में बैठाया जाए। तो ऐसे में ये जब सवाल उठ ही रहा है तो आपको बता दें कि जेलेंस्की की जगह कौन वो चेहरे हो सकते हैं जो यूक्रेन के राष्ट्रपति बनेंगे या जो यूक्रेन की बागडोर संभालेंगे। तो आपको बता दें, उसमें सबसे बड़ा नाम यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको का है। पोरोशेंको को सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है। वो यूक्रेन के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। वो 2014 से 2019 तक यूक्रेन के राष्ट्रपति रहे। उस समय अमेरिका में ट्रंप राष्ट्रपति थे, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जिसके बाद वो अगला चुनाव नहीं जीत पाए। और पोरोशेंको के बाद अगले नाम की अगर बात करें तो दिमित्रो कुलेबा है, उन्हें वोलोदिमीर जेलेंस्की का उत्तराधिकारी माना जाता है। और अगर तीसरे नाम की बात करें, तीसरे दावेदार की, तो वो है विताली किम। वो यूक्रेन के 2020 के माइकोलेव ओब्लास्ट गवर्नर रह चुके हैं और वो यूक्रेन की सबसे बड़े कारोबारी भी है। वहीं आपको अगली बड़ी खबर बता दें, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने किया ब्रिक्स को लेकर बड़ा दावा। कहा भारत समेत 5 देशों वाला ये ब्रिक्स का समूह अब पूरे तरीके से टूट चुका है। जी हां, ब्रिक्स यानी भारत समेत 5 देशों के इस समूह में टूट का दावा किया जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ज्यादा टैरिफ लगाने की धमकी दिए जाने के बाद ब्रिक्स टूट गया है। हालांकि किसी भी ब्रिक्स राष्ट्र ने इस दावे को लेकर आधिकारिक तौर पर प्रतिक्रिया नहीं दी है। इस साल जुलाई में ब्राजील में 5 देशों की बैठक होनी है। ट्रंप लंबे समय से डॉलर को लेकर इन देशों पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप का कहना है कि 150% टैरिफ लगाए जाने की धमकी देने के बाद ब्रिक्स देशों ने अलग होने का फैसला लिया है। इस समूह में ब्राजील, रशिया, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। बीते सप्ताह भी उन्होंने धमकी दी थी कि अगर ब्रिक्स देश एक कॉमन करेंसी लेकर आते हैं तो उन्हें अमेरिका की तरफ से 100% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। जी हां, वहीं बता दें, तुर्की के खलीफा एर्दोगन ने कश्मीर को लेकर बोली पाकिस्तान की भाषा भारत ने दिया ऐसा जवाब की हो गई बोलती बंद। जी हां, भारत ने कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के समर्थन में तुर्की के खलीफा राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगन के दिए बयान पर ऐतराज जताया है। भारत ने तुर्की से कहा है कि खलीफा एर्दोगन कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। भारत ने यह भी साफ कर दिया है कि कश्मीर का मुद्दा पूरी तरह से द्विपक्षीय है और इसका अंतरराष्ट्रीयकरण करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। भारत ने तुर्की के खलीफा एर्दोगन के खिलाफ ऐसे समय पर कड़ा रुख अपनाया है जब पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे पर अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए तुर्की का समर्थन हासिल करने की कोशिश में लगा है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में तुर्की के खलीफा राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगन ने पाकिस्तान का दौरा किया था, जिसके स्वागत में पाकिस्तान की पूरी शहबाज सरकार
नतमस्तक हो गई थी। इस्लामाबाद में पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ से वार्ता के बाद खलीफा ने अपने बयान में कहा था कि कश्मीर मुद्दे का समाधान संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के हिसाब से और कश्मीर के लोगों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। जी हाँ, उन्होंने आगे कहा कि हमारा देश अतीत की तरह आज भी कश्मीरी भाइयों के साथ एकजुटता के साथ खड़ा है। इस बयान के बाद भारत ने ऐतराज जताते हुए कहा कि तुर्की को पाकिस्तान की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। भारत हमेशा से इस बात पर जोर देता आ रहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न भाग है, जिसको लेकर पाकिस्तान हमेशा दावे करता आया है, लेकिन भारत इसे द्विपक्षीय मुद्दा मानता है और कश्मीर को लेकर किसी भी तीसरे देश की टिप्पणी को अस्वीकार करता है। वहीं बता दें, चीन ने न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल डिफेंस ड्रिल का किया आयोजन। दुनिया भर में मचा बवाल। दोस्तों, भारत के पड़ोसी मुल्क चीन ने एक बार फिर से अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी बोले तो PLA ने हाल ही में न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल NBC डिफेंस ड्रिल का आयोजन किया, जिसमें ड्रोन, रोबोटिक्स, डॉग्स और एक्सप्लोजिव डिस्पोजल रोबोट्स का इस्तेमाल किया गया। चीन की यह ड्रिल आने वाले समय की लड़ाई के लिए खुद को तकनीकी रूप से तैयार रखने की दिशा में एक बड़ा कदम है। चीनी सेना की 73वीं ग्रुप आर्मी से जुड़ी एक ब्रिगेड ने अपने ट्रेनिंग ग्राउंड पर न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल डिफेंस और इमरजेंसी रेस्क्यू एक्सरसाइज की। इस अभ्यास में मानव रहित हवाई वाहन, रोबोटिक ड्रॉग्स और एक्सप्लोजिव डिस्पोजल रोबोट्स का इस्तेमाल किया गया। चीनी सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम और CCTV ने इस अभ्यास का खुलासा किया है। हालांकि अभ्यास का स्थान नहीं बताया गया है, लेकिन यह स्पष्ट है कि इस ड्रिल का उद्देश्य चीन को हर संभावित स्थिति के लिए तैयार रखना है। वहीं बता दें, दूसरी ओर चीनी नौसेना के अभ्यास से उकसक पका गया ऑस्ट्रेलिया। विमानन कंपनियों को दिया सावधान रहने का संदेश। जी हां, ऑस्ट्रेलिया ने उसके देश के हवाई अड्डों और न्यूजीलैंड के बीच उड़ान संचालित करने वाली अंतरराष्ट्रीय विमानन कंपनियों को चेतावनी दी है कि चीनी युद्धपोत तस्मान सागर में युद्धाभ्यास कर रहे हैं, जिसके मद्देनजर वो सावधान रहें। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। वोंग ने ऑस्ट्रेलियाई ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन की उस खबर की पुष्टि की है जिसमें एयर सर्विसेज ऑस्ट्रेलिया ने पायलटों को दोनों देशों के बीच हवाई क्षेत्र में संभावित खतरे के बारे में चेतावनी दी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चीन के 3 युद्धपोत ऑस्ट्रेलियाई पूर्वी तट पर अभ्यास कर रहे हैं। ABC की खबर के मुताबिक कई अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का मार्ग भी परिवर्तित कर दिया गया है। दोस्तों, वहीं बता दें, अमेरिका ने किया बांग्लादेश में तख्ता पलट। यूसैड ने भेजे 182 करोड़। जी हां, आखिर किसने किया ये बड़ा खुलासा, बता दें। ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में भारत को दी जाने वाली $21 मिलियन करीब 182 करोड़ भारतीय रुपए की सहायता राशि रोक दी है। अमेरिका ने बताया है कि इस राशि को भारत में मतदान बढ़ाने के लिए दिया जाना था। इस दावे के बाद भारतीय राजनीति में उथल पुथल मच गई है। इस दावे को हालांकि इंडियन एक्सप्रेस ने गलत करार दिया है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि यूसैड की ओर से जारी किया गया फंड भारत के लिए नहीं बल्कि बांग्लादेश के लिए था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के लिए साल 2022 में $21 मिलियन की राशि आवंटित की गई है। इसमें से $13.4 मिलियन बांग्लादेशी छात्रों के बीच राजनीतिक और नागरिक जुड़ाव और 2024 के आम चुनावों से पहले की परियोजनाओं के लिए खर्च हो गए हैं। ये शेख हसीना के बांग्लादेश की सत्ता से बेदखल होने से ठीक पहले हुआ था। तो वहीं आपको बता दें, अमेरिका से आई विदेशी हस्तक्षेप की खबरों पर भारत अपना हुआ सतर्क। विदेश मंत्रालय ने कहा, जांच है जारी। जी हां, भारत के आंतरिक मामलों में विदेशी दखल को लेकर नई बहस छिड़ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के उस बयान ने विवाद को और ज्यादा तेज कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि यूसैड ने भारत में किसी और को चुनाव जिताने के लिए $21 मिलियन दिए हैं। अब इस दावे पर विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया सामने आई है। MEEA के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने अमेरिकी प्रशासन द्वारा जारी जानकारी देखी है जो बेहद चिंताजनक है। इससे भारत के आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप को लेकर गंभीर चिंता पैदा हुई है। उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि इस मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही इस पर अपडेट दिया जाएगा। जी हां, तो वहीं इस देश की महिला राष्ट्रपति ने डोनाल्ड ट्रंप को दे दी धमकी। कहा, अगर हमारी संप्रभुता का उल्लंघन किया गया तो मातृभूमि की रक्षा के लिए पूरा देश एक साथ खड़ा होगा। जी हां, मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम ने कहा कि उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से दी जा रही धमकियों से डर नहीं लगता। वो यहां अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से ज्यादा टैरिफ लगाने, ड्रग कार्टेल के खिलाफ सैन्य एक्शन लेने और निर्वासितों को वापस भेजने को लेकर दी जा रही चेतावनी पर टिप्पणी कर रही थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब पूछा गया कि क्या मैक्सिकन राष्ट्रपति ट्रंप की धमकियों से डरती है, तो शिनबाम ने जवाब दिया, नहीं, मुझे लोगों का समर्थन प्राप्त है। जब किसी के पास निश्चितता और दृढ़ विश्वास होता है तो वो जानता है कि उसका सिद्धांत क्या है, तो उसे क्यों डरना चाहिए। उन्होंने ट्रंप के उपायों पर चिंताओं को दूर करते हुए कहा कि दोनों सरकारों के बीच बातचीत जारी है। जी हां, वहीं बता दें, दी इकोनॉमिस्ट ने दी सलाह, कहा भारत से सीखो यूरोप। मोदी सरकार की विकास नीति यूरोपीय देशों के लिए कैसे बना रोल मॉडल, बता दें। भारत ने जब अमेरिका की नाराजगियों को दरकिनार करते हुए रशिया से तेल खरीदा, पश्चिमी देशों की आपत्तियों के बावजूद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को गले लगाया और जब यूक्रेन में रूसी हमले की निंदा भी नहीं की तो यूरोपीय देशों की भौहें तन गई। पश्चिमी देशों की मीडिया में बात बात पर
पर भारत की आलोचना की जाती रही है। पश्चिमी देशों के पत्रकारों ने भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला है, लेकिन अब इन्हीं यूरोपीय देशों के लिए भारत का विकास एक रोल मॉडल बन गया है। पश्चिमी देशों की जिस मीडिया ने लगातार भारत की आलोचना की, आज उनमें भारत के विकास मॉडल को लेकर कसीदे पढ़े जा रहे हैं। द इकोनॉमिस्ट में लिखा गया है कि कैसे यूरोपीय देशों के लिए भारत एक रोल मॉडल बन गया है। ऐसे में आप लोग भी दोस्तों मेरा भारत महान कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ ये थी भी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा। लगे हाथों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहते हुए वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। मिलते अगली बड़ी खबर में, और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।